हेलो बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। 4 वीडियो मैंने कॉपी पे बनाए थे जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं आई। आज मेरा पहला प्रयास, मैं बोर्ड पे कोशिश कर रहा हूँ, कोई भूल चूक हो तो माफ करना। कक्षा 10 के लिए वर्त की एक प्रश्नावली है, प्रश्नावली नंबर 15 है, वर्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले वर्त एक ऐसे चलायमान बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी चलायमान बिंदु का बिंदु पथ है जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा समान रहे या अचल रहे, इसे वर्त कहते हैं। ये चित्र के द्वारा मैंने वर्त का चित्र बनाया है। ये एक स्थिर बिंदु है जिसको मैंने O नाम दिया है, और बिंदु A को मैंने चलायमान बिंदु कहा है। ये चलने वाला बिंदु है, ये चलता है। इस पे एक शर्त लगा दी। शर्त ये लगा दी कि बिंदु A और O के बीच की दूरी हमेशा समान रहनी चाहिए, और ये बिंदु चल करके यहां आ गया, फिर यहां आया, लेकिन दूरी हमेशा ये आ ही रही, यानी समान ही रही। उसके बाद चल करके यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यहां आया। इस बिंदु A ने चल करके एक रास्ता बना दिया, एक पथ बना दिया। इस पथ को, इस बिंदु का बिंदु पथ कहते हैं, जिसे वर्त कहते हैं। ये वर्त की परिभाषा है। इस चलायमान बिंदु और स्थिर बिंदु O के बीच की दूरी जो हमेशा समान रहती है, इसे वर्त की त्रिज्या कहते हैं। स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं। मैं परिभाषाओं के रूप में लिखा पढ़ा मेरा, लेकिन बोल रहा हूं मैं केंद्र। स्थिर बिंदु को वर्त का केंद्र कहते हैं, जिसे O द्वारा व्यक्त किया है मैंने। यहाँ कोई और भी नाम दिया जा सकता है। त्रिज्या, स्थिर बिंदु O और A के बीच की दूरी जो निश्चित रहती है, नियत रहती है, उस दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और त्रिज्या को अंग्रेजी के छोटे अक्षर या बड़े अक्षर द्वारा R द्वारा प्रकट किया जाता है। R का अर्थ अंग्रेजी में रेडियस कहते हैं। रेडियस में पहला अक्षर R ले लिया। उसके बाद परिधि, चलायमान बिंदु चल करके और एक पूरा चक्कर करके फिर अपने वापिस इस स्थान पे आ जाता है, इसे परिधि कहते हैं। परिभाषा, चलायमान बिंदु द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं। परिधि ज्ञात करने का जो सूत्र है वो 2πr, 2πr। यहाँ r त्रिज्या है और पाई का मान आप जानते हैं कि 22/7 या 3.4 होता है। इस वर्त ने बोर्ड पे जितनी जगह घेर रखी है, इस सारी जगह को मैं सफेद रंग से रंग रहा हूं। इस सारी जगह को मैंने रंग में, यानी सफेद रंग में कर दिया। इस सफेद भाग वाले भाग को वर्त का क्षेत्रफल कहते हैं, और क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो πr² होता है। अर्धवर्त, इस वर्त को मैंने आधा कर दिया, इस भाग को मैंने मिटो दिया और इस भाग को मैंने आधा कर दिया, मिटो दिया। मिटो देने के बाद जो ये भाग बचा है, ये अर्धवर्त बचा हुआ है। अर्धवर्त ने जितनी बोर्ड पर जगह घेर रखी है, ये अर्धवर्त है, और उसको अर्धवर्त का क्षेत्रफल कहते हैं। अर्धवर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का जो सूत्र है वो πr²/2, अर्थात वर्त के क्षेत्रफल को 2 से भाग कर देते हैं। इसके बाद आइए चतुर्थांश। इसके बाद आपका अगला जो परिभाषा है वो चतुर्थांश। परिभाषा में नाम से स्पष्ट है कि चतुर्थांश, चतुर्थ प्लस अंश, चौथा हिस्सा। ये वर्त हो गया, और ये वर्त का मैंने व्यास ले लिया, और ये भी एक वर्त का व्यास ले लिया। सबसे पहले व्यास, पहले व्यास बता देता हूं। इसको मैंने नाम दे दिया A और B, और ये केंद्र था O। ये AB व्यास कहलाता है। व्यास से पहले अगर मैं ये बताऊं, ये वर्त का केंद्र है, और वर्त की परिधि पर 2 बिंदु ले लिए मैंने, कोई नाम दे दिया मैंने PQ। इस P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। वर्त में इस प्रकार की अनेक जीवाएं होती हैं। ये जीवाएं हैं अनेक, अनंत जीवाएं होती है, लेकिन एक जीवा जो ये है वर्त के केंद्र से गुजर रही है, इस जीवा को व्यास कहते हैं। इस जीवा को व्यास कहते हैं। जब वर्त के 2 व्यास, एक व्यास ये भी है और एक व्यास AB भी नाम जो दिया है वो है, मैं दूसरे व्यास का नाम कोई और दे देता हूं, PQ। दोनों व्यास जब एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट जाते हैं, समकोण पे काट जाते हैं। समकोण का अर्थ होता है एक समकोण में 90 डिग्री होता है। तो प्रत्येक भाग को मैं जो रंग भर रहा हूं, इस भाग को मान लेते हैं, या डॉटेड भाग को भी कह देता हूं,
ये भाग, या तो ये रंग वाला भाग या ये डॉटेड भाग, और बाकी सब मिटा रहा हूं मैं। रंग वाला भाग ले लिया मैंने। इस भाग को चतुर्थांश कहते हैं, इस भाग को चतुर्थांश कहते हैं। ये चौथा हिस्सा हो गया वर्त का, चौथा भाग हो गया। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। वर्त के क्षेत्रफल को 4 से भाग लगा देंगे, ये चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया। इसके बाद एक मैंने फिर से एक वर्त बना लिया और वर्त का केंद्र O लिख दिया। वर्त की परिधि थी, मैंने आपको बताया ये वर्त की परिधि है। वर्त की परिधि पर मैंने बिंदु A और B ले लिए, और A और B को मैंने चल करके और इस रंग से रंग दिया। इस भाग को चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं अंग्रेजी में इसको। ये भाग चाप कहलाता है। उसके बाद परिभाषा किसकी आएगी? चाप। तो चाप की परिभाषा क्या है? परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। ये चाप कहलाती है। इसके बाद मैंने बिंदु A से O1 खींच दिया, आपको पता है O1 त्रिज्या कहलाती है, और बिंदु O से B को मिला दिया, ये भी त्रिज्या है। ये दोनों रेखाएं यानी दोनों त्रिज्याएं जहां टकराई वहां एक कोण बन गया, उस कोण का नाम दे दिया मैंने थीटा। तो ये चाप द्वारा केंद्र पर, ये केंद्र O पर बनने वाला कोण है। थीटा क्या हुआ? चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? थीटा कहला दिया मैंने, नाम दे दिया। थीटा हो, बीटा हो, कोई भी नाम दे दिया, अल्फा हो, कोई नाम दे दिया। तो चाप की परिभाषा आप समझ गए होंगे। वर्त की परिधि पर दो बिंदुओं को मिला दें तो ये क्या कहलाएगी? चाप कहलाएगी। और इस बिंदु से एक त्रिज्या खींच दें, इस बिंदु B से भी एक त्रिज्या खींच दें, दोनों त्रिज्या केंद्र पर एक कोण बना लेती है, उसको केंद्रीय कोण कहते हैं। चाप द्वारा केंद्र पर बनने वाला कोण कहलाता है। ये कोण जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, चाप की लंबाई भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। अब मैं चापों के प्रकार बताने का प्रयास कर रहा हूं। चाप की परिभाषा आपको बता दी मैंने कि परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच की दूरी को चाप कहते हैं। मैं 3 चित्र बना रहा हूं, परिभाषा लिखूंगा नहीं, मैं केवल बता दूंगा। ये 3 चित्र बना दिया मैंने। ये वर्त का मैंने केंद्र ले लिया, मैंने चाप AB ली, ये चाप AB हो गया। और चाप AB से, A और B से, दोनों A और परिधि पर स्थित बिंदु A को केंद्र से मिला दिया और B को भी केंद्र से मिला दिया, ये कोण थीटा हो गया। इसी प्रकार मैंने ये ले लिया, और ये कोण थीटा का मान यदि 180 डिग्री से कम है तो इस चाप को लघु चाप कहते हैं। लघु चाप, लघु माने छोटा चाप कहते हैं। इसके बाद ये कोण मैंने ये चाप ले लिया AB चाप, मैंने ये चाप ले लिया, ये बड़े वाला चाप, और ये कोण थीटा हुआ, बाहर वाला ये बृहद कोण कहलाता है। थीटा का मान यदि बड़ा है 180 डिग्री से, ये गलत कर दिया मैंने, थीटा का मान यदि छोटा है 180 डिग्री से तो ये लघु चाप कहलाएगा। यदि थीटा का मान बड़ा 180 डिग्री से तो ये दीर्घ चाप कहलाएगा, इसे दीर्घ चाप कहते हैं। और इसके बाद यदि मैं व्यास खींच दूं, व्यास का नाम AB दे दिया मैंने, और ये भी एक चाप है। और ये कोण यदि आपसे कोई पूछे, कोण AOB, इसे सरल कोण कहते हैं, और ये 180 डिग्री का कोण है। तो थीटा का मान यदि 180 डिग्री है तो इस चाप को अर्धचाप कहते हैं, अर्धचाप कहते हैं। अब तीनों चाप। नंबर 1 लघु चाप, वह चाप जो केंद्र पर 180 डिग्री से कम का कोण बनाए उसे लघु चाप कहते हैं। उसके बाद नाम आया दीर्घ चाप, वह चाप जो केंद्र के साथ 180 डिग्री से अधिक का कोण बनाए उसे दीर्घ चाप कहते हैं। उसके बाद अर्धचाप, वह चाप जो केंद्र के साथ 180 डिग्री का कोण बनाए उसे अर्धचाप कहते हैं। कोई भी चाप हो, आपको पता हो गया होगा चाप की लंबाई, यहाँ इतना छोटा चाप है, ये बहुत बड़ा चाप है, ये आधा चाप है। चाप की लंबाई थीटा पर निर्भर करती है। कोई भी चाप हो, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र, चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र 2 पाई r
ये तो वृत्त की परिधि होगी और थीटा गुणा कर देंगे थीटा बटे 360 से। इसको काट करके ये कर सकते हैं 180 दूनी 360 अर्थात क्या बचा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री है। तो ये चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है। चाप की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र है अर्थात चाप की लंबाई थीटा पर निर्भर करती है। चाप की लंबाई होगी पाई आर थीटा बटे 180। थीटा का कोई भी मान हो, ये लघु दीर्घ का कोई चक्कर नहीं है, सिर्फ आपको थीटा का मान यदि दिया है वो रख दें, आर का मान दिया वो रख दें, पाई का मान निश्चित होता है 22/7 या 3.14। चाप की लंबाई के बाद आ जाइए आप, इसके बाद आओ त्रिज्यीय खंड, इसके बाद आइए त्रिज्यीय खंड। मैं फिर से बना रहा हूं और वृत्त का केंद्र, और मैंने एक बिंदु ले लिया वृत्त की परिधि पर ए और एक ले लिया बी, और मैंने दोनों त्रिज्याएं खींच दी और इस भाग में मैंने रंग भर दिया। ये रंग भरे हुए ये केंद्रीय कोण आपको अभी जिक्र किया था मैंने थीटा है। किसके द्वारा बनने वाला कोण है? चाप द्वारा बनने वाला कोण है। तो इस रंग भरे हुए भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। इस भाग को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। त्रिज्यीय खंड की परिभाषा क्या हुई? त्रिज्यीय खंड ये एक तो चाप है और एक त्रिज्या ये और एक त्रिज्या, एक चाप व दो त्रिज्याओं के बीच, एक चाप और दो त्रिज्याओं के बीच घिरे हुए क्षेत्र को, घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्यीय खंड कहते हैं। त्रिज्यीय खंड कहते हैं। त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी इस थीटा पर निर्भर करता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ाते जाएंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी बढ़ता जाएगा। कोई भी त्रिज्यीय खंड हो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यहां शॉर्ट में लिख रहा हूं, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रीय लिख रहा हूं पाई आर स्क्वायर जरूर लिखते हैं, यह वृत्त का क्षेत्रफल है और इसको थीटा बटे 360 से गुणा कर दें और सूत्र क्या बना पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 अर्थात त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी थीटा पर निर्भर करता है। त्रिज्यीय खंड भी इसी प्रकार जैसे चाप होते हैं उसी प्रकार तीन प्रकार के होते हैं। मैं मौखिक बता देता हूं, थीटा का मान यदि 180 डिग्री से कम है तो इस त्रिज्यीय खंड को लघु त्रिज्यीय खंड कहेंगे। थीटा का मान यदि 180 डिग्री है तो इस त्रिज्यीय खंड को अर्ध त्रिज्यीय खंड यानी अर्धवर्त कहेंगे, और यदि थीटा का मान 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये दीर्घ त्रिज्यीय खंड कहलाएगा। कोई विशेष नहीं, थीटा के मान पर निर्भर करता है। जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता जाएगा त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल भी वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। उसके बाद अगला जो सूत्र है, अगला जो वृत्त का भाग है उसे कहेंगे वर्तखंड। उसमें अगला जो भाग है वो कहलाता है वर्तखंड। नाम से स्पष्ट है, वर्त का खंड माने टुकड़ा या भाग। ये मैंने वर्त फिर से बना दिया और मैंने वर्त की परिधि पर दो बिंदु ले लिए ए और बी। मैं बताना भूल गया था, ये वर्त की जीवा कहलाती है। जीवा की परिभाषा तो मैंने बता दी, वर्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। ये वर्त की जीवा इस वर्त के दो भाग कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। एक तो मैं रंग भर रहा हूं, एक तो ये टुकड़ा है और एक मैं इसमें पानी जैसा बना रहा हूं, ये दूसरा भाग बना दिया। इन दोनों भागों को वर्तखंड कहते हैं। वर्त का केंद्र को निर्धारित कर दिया, अर्थात सफेद भाग वाला छोटा है इसलिए इसे लघु वर्तखंड कहते हैं और लघु वर्तखंड कहते हैं, और ये ऊपर वाला भाग जो है पानी भरा हुआ है उसे दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। दीर्घ वर्तखंड कहते हैं। अब लघु वर्तखंड हो, लघु वर्तखंड, इसके बाद में थोड़ा ये ले रहा हूं, वर्त की त्रिज्या मिला दी, वर्त की त्रिज्या मिला दी, यहां से लेकर मैं ये चल रहा वैसे ये भाग आपको त्रिज्यीय खंड होता है। ये भाग त्रिज्यीय खंड है, लेकिन हमें तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आपको पता होगा ये त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल है। इसमें से घटा देंगे त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ये त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है क्योंकि वर्त की आर है, ये वर्त की आर है। दोनों त्रिज्याएं समान हैं,
वर्त की कितनी भी त्रिज्याएं, एक ही वर्त की अनेक त्रिज्याएं होती हैं और सभी त्रिज्याएं समान होती है। इसलिए इसमें से क्या घटा देंगे, ये थीटा कोण ले लेता हूं, इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल घटा देंगे और त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल होता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये कोण थीटा है, ये लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हुआ। इसके बाद यदि मैं ये थीटा ये ले लूं बार वाला, ये थीटा 180 डिग्री से बड़ा है, इसलिए रंग भरा हुआ, ये जो पानी भरा हुआ भाग है, ये पानी भरा हुआ यहां तक भरा हुआ, इसको भूल जाए, ये दीर्घवर्तखंड है, ये सारा दीर्घवर्तखंड है। दीर्घवर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए आपको पहले हिंदी में इसका सूत्र लिख देता हूं, वर्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, और ये वर्त का क्षेत्रफल आपको याद है पाई r स्क्वायर होता है, माइनस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल आपके सामने लिखा हुआ है, किसी प्रकार की रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्या लिखते हैं, पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। ये किसका क्षेत्रफल प्राप्त हुआ, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। उसके बाद आ जाओ भाई, छोटी सी बात एक और जो कि 1-2 सवालों में काम आती है। ये वर्त था और वर्त का केंद्र था, ये मैंने व्यास खींच दिया। व्यास की परिभाषा फिर से बोल देता हूं, वर्त के केंद्र से गुजरने वाले जीवा को व्यास कहते हैं और व्यास वर्त को 2 समान भागों में बांट देते हैं, जिसे प्रत्येक भाग को अर्धवर्त कहते हैं। ये मिटो दिया, मैंने अर्धवर्त बना दिया। निश्चितता है O और A के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं, O और B के बीच की दूरी को भी त्रिज्या कहते हैं। और यहां से लेकर यहां तक चला तो ये आधी परिधि तय कर ली मैंने, अर्थात पूरी परिधि होती है 2 पाई r, और इसको किससे भाग कर दिया मैंने, 2 से। 2 से 2 को काट देंगे, यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई या दूरी पाई r हुई। और इस अर्धवर्त की परिधि ज्ञात करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है ये, अर्धवर्त की परिधि, अर्धवर्त की परिधि। परिधि एक चक्कर में तय दूरी होती है। यहां से चलना शुरू कर रहा हूं मैं, A से चला और B तक पहुंच गया, मैंने दूरी कितनी तय कर ली, मैंने पाई r दूरी तय कर ली, अर्थात मैं पाई r चल पड़ा। मैं यहां पहुंचा हुआ था, यहां पहुंचने के बाद यहां आ गया O बिंदु पर, मैंने r और तय कर ली, प्लस r करते हैं, और यहाँ O पहुंचने के बाद फिर मैं A पे पहुंचना है, क्योंकि मैं A से चला था, O से A तक की दूरी फिर मैंने R तय कर ली, फिर मैंने R तय कर ली। अर्थात मैंने A से चलना शुरू किया और B तक पहुंचा, फिर O तक पहुंचा, फिर A तक, वापिस A तक पहुंच गया, एक चक्कर तय हो गया। एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि या परिमाप कहते हैं। वर्त के लिए परिधि का उपयोग होता है। यह सूत्र हुआ अर्धवर्त की परिधि का। अगर इसको थोड़ा सा और विस्तार शॉर्ट कर दें, r में r को जोड़ दें, r में r जोड़ दें 2r, r में r जोड़ दें 2r। अब यहाँ 2r भी एक बात आ गई। अगर आप लिखना चाहो तो पाई r प्लस व्यास, 2r व्यास होता है। ये अर्धवर्त की परिधि आ गई। ऐसा व्यास बराबर दुगुना त्रिज्या होता है, 2 गुना त्रिज्या। ये रहा व्यास AB है, ये त्रिज्या मान लेते हैं 2 सेमी, ये भी मान लेते हैं 2 सेमी। तो व्यास कितना हो गया, AB कितना लंबा हो गया, 2 + 2 यानी 4 सेमी हो गया। इसलिए व्यास है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है और त्रिज्या व्यास की आधी होती है। त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। ये पहले बताना चाहिए था, लेकिन अब बता दिया मैंने। इसके बाद चलिए 2 आकृतियां और इस प्रश्नावली में आपके काम में आएंगी। उन आकृतियों का चर्चा कर रहा हूं मैं, और फिर एक घड़ी की चर्चा करूंगा। ये आइए, ये एक आकृति का मैंने चित्र बनाया है। इस आकृति को मैंने AB और CD नाम दिया है। मान लेता हूं ये 4 सेमी है, मान लेता हूं ये भी 4 सेमी है, मान लेता हूं ये भी 4 सेमी है और ये भी 4 सेमी है। ये कोण 90 डिग्री है और ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है। इस आकृति को वर्ग कहते हैं। इस पूरी आकृति को वर्ग या स्क्वायर कहते हैं। वर्ग की परिभाषा आप छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं। ऐसी आकृति जिसकी सभी भुजाएं समान हो,
तथा चारों कोण 90-90 डिग्री के हों उसे वर्ग कहते हैं। मैं गणित में लिख रहा हूं, दी गई आकृति में AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA, ये वर्ग की पहली विधि, अर्थात सभी भुजाएं समान हो। दूसरे की गणित, कोण A बराबर होगा कोण B के, बराबर होगा कोण C के, बराबर होगा कोण D के, बराबर 90 डिग्री, और आगे लिख देंगे प्रत्येक, अर्थात वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। तीसरी बात, विकिरण, सम्मुख शीर्षों को मिला देने से जो प्राप्त रेखाखंड उसे विकिरण कहते हैं। एक नया नाम आया विकर्ण, ये विकर्ण कहलाता है, ये भी विकर्ण कहलाता है। और विकिरण दोनों, पहले विकिरण का नाम है AC, दूसरे विकिरण का नाम है BD, तो दोनों विकिरण AC बराबर BD होंगे, ये विकर्ण है। दोनों विकिरण समान होंगे। वर्ग की परिभाषा, सभी भुजाएं समान हो, चारों भुजाएं समान हो, प्रत्येक कोण समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, दोनों विकिरण समान हो। और उसके बाद वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल, ये इस बोर्ड पे इस आकृति ने कितनी जगह घेर रखी है वो क्षेत्रफल कहलाएगा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, या भुजा स्क्वायर, या ये कह देंगे भुजा स्क्वायर, या साइड स्क्वायर भी कहते हैं इसको, भुजा स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल। परिमाप, परिमाप का मैंने पहले हिंदी में बोला था कि परिमाप और परिधि दोनों एक ही नाम है। वर्ग में उसका परिधि कह देते हैं, और 4 भुजाओं वाली या 5 भुजाओं वाली किसी भी आकृति में उसको परिमाप कह देते हैं। परिमाप यहां से चलता हूं मैं, एक चक्कर में तय की गई दूरी परिमाप है। A से चला B तक पहुंच गया, फिर C तक, फिर D तक, फिर वापिस A तक, एक चक्कर काट गया हूं मैं, और उसको परिमाप कहते हैं। परि माने चारों तरफ की, माप माप होती है। परिमाप हो गया 4 भुजाओं का आपस में जोड़ कर दें, या 4 गुणा भुजा, या 4 गुणा भुजा। ये वर्ग के बारे में सिर्फ इतनी जानकारी, ज्यादा नहीं। उसके बाद आ जाइए आयत, क्योंकि इस प्रश्नावली में वर्ग के क्षेत्रफल वाली प्रश्नावली में और परिमाप वाली प्रश्नावली, परिधि वाली प्रश्नावली में इन दो आकृतियों की आवश्यकता पड़ती है। उसके बाद आ जाइए, ये 4 भुजाओं वाली आकृति है, ABCD नाम दे दिया मैंने। ये 4 सेमी ले ली मैंने, मानो कि ये 2 सेमी ले ली, तो ये 4 सेमी ले ली मैंने, और ये भी 2 सेमी। ये कोण 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री, और ये भी 90 डिग्री। इस आकृति को आयत कहते हैं। आयत एक ऐसा चतुष्फलक होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और दोनों विकिरण भी समान होते हैं। ये विकिरण और ये विकिरण दोनों समान होते हैं। तो आयत की हिंदी में परिभाषा मैं आपको बता चुका हूं, गणित में ऐसे लिख दूं, AB बराबर DC, भुजा AB बराबर DC, दोनों बराबर होंगी। और दूसरी कोमा लगा देता हूं, और BC बराबर AB, अर्थात ये भुजा और ये भुजा बराबर होंगी, अर्थात सम्मुख भुजाएं समान होती है। दूसरी बात, कोण A बराबर होगा कोण B के, और B बराबर होगा C के, और C बराबर होगा D के, यानी सारे कोण समान होते हैं, और सभी यानी प्रत्येक माने हर एक 90-90 डिग्री के होंगे। इसके बाद तीसरी, दोनों विकिरण समान होते हैं। विकिरण AC बराबर विकिरण BD, अर्थात ये दोनों विकिरण क्या होंगे, समान होंगे। इसे आयत कहते हैं। आयत ने बोर्ड पे जितनी जगह घेर रखी है उससे आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। छोटी क्लासों में भी आता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसे लंबाई कह सकते हो, इसे चौड़ाई कह सकते हो। और आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, और आयत का परिमाप आप लोगों को याद होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। अंग्रेजी में आप LB कह सकते हैं, 2 गुणा L प्लस B कह सकते हैं। इसके बाद आइए, ये सारे जो आपके सूत्र हैं वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद अभ्यास में आप एक घड़ी का सवाल, एक घड़ी के सूत्र हो जाएंगे भाई, 2 सूत्र हैं। एक घड़ी देखें जिसमें सुइयां चलती है, घड़ी का ये केंद्र है, यहाँ सुइयां लगी हुई है। ये सुई छोटी सुई कहलाती है, ये सुई बड़ी सुई कहलाती है। 12, 1, 2, 3, जो भी, मुझे घड़ी का समय नहीं पता है, ये घड़ी की बड़ी सुई कहलाती है, और ये छोटी सुई कहलाती है। ये बड़ी सुई है और ये छोटी, छोटी को घंटे वाली सुई कहते हैं, ये घंटा की है, और ये मिनट की सुई है।
दो बातें यहाँ याद रखनी है, दो क्वेश्चन है कि घड़ी की नंबर 1, घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में केंद्र से 6 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती है, एक बात, पहली बात याद रखेंगे। दूसरी बात, घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का, आधा डिग्री का, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कोण बनाती कैसे है, थोड़ा समय खराब हो जाएगा, याद रखना है। घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का केंद्र के साथ कोण बनाती है, और घड़ी की घंटे की सुई 1 मिनट में 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। ये क्योंकि आपको पता है घड़ी की सुइयां वृत्ताकार पथ में गमन करती है, ऐसे गति करती है। ये क्लॉकवाइज कहलाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज कहलाता है, जो भी है। उसके बाद अभ्यास माला के छोटे छोटे प्रश्न लेकर के मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास कर रहा हूं। जैसे मैं मेरी तरफ से ले लेता हूं 2-3 प्रश्न। तो एक वृत्त की त्रिज्या 7 सेमी है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल व परिधि ज्ञात कीजिए। बड़े आसान छोटे छोटे प्रश्न है। तो r बराबर 7 सेमी, त्रिज्या को अंग्रेजी की r द्वारा लिखा जाता है। यहाँ 2 चीजें पूछिए, नंबर 1 क्षेत्रफल पूछा है, नंबर 2 परिधि पूछिए। तो पहले परिधि ज्ञात कर देता हूं। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr बराबर 2 गुना पाई का मान 22/7, या जो पेपर में कहा जाए कि पाई के स्थान पे 22/7 का प्रयोग करें या 3.14 का प्रयोग करें, पेपर के अनुसार इसका उपयोग करना है। r का मान 7 रखते हैं, r से r कैंसिल करते हैं, 22/44, और इसकी इकाई लगाते हैं सेमी। इसके बाद दूसरा पूछा गया है क्षेत्रफल, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बता चुका हूं, पाई r स्क्वायर होता है। पाई के स्थान पे 22/7 जो पेपर में कहे वो लिखना है, और r के स्थान पर 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर का अर्थ है 7 गुना 7, 7 के स्क्वायर का अर्थ है 7 गुना 7, स्क्वायर हटा देता हूं, 7 गुना 7 लिख देता हूं, 7 से 22 154। और क्षेत्रफल की इकाई लगाते समय ध्यान रखना है, क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। मैं ये बात यहां लिख देता हूं, क्षेत्रफल की इकाई या यूनिट जिसको कहते हैं घात 2 होती है, स्क्वायर कहते हैं जिसको, घात 2 होती है। और परिधि की इकाई केवल सेमी लिखनी है आपको। अब यहाँ 2 सवाल फिर से बना रहा हूं इसी क्वेश्चन की। एक वृत्त की परिधि हमने निकाली है 44 सेमी, और वृत्त का क्षेत्रफल निकाला हमने 154 सेमी स्क्वायर। अब यहां सवाल बना दूं, एक वृत्त का क्षेत्रफल या एक वृत्त की परिधि 44 सेमी, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इसी सवाल त्रिज्या क्या होगी, आपको पता है त्रिज्या कितनी होगी। हमें दे क्या रखा है, ये परिधि 44 सेमी दे रखी है, तो यहाँ परिधि हिंदी में लिखते हैं, परिधि बराबर दिया हुआ लिखते हैं 44 सेमी। अब परिधि को जो हमने हिंदी में लिखा है इसको गणितीय रूप में लिखते हैं। परिधि का गणितीय रूप होता है 2πr बराबर 44। आपके पास r नहीं है जिसका मान आपको ज्ञात करना है। अब यहां आप चाहो तो मान रख सकते हैं, नहीं पक्षांतर करके। पाई का मान आपके पास उपलब्ध है 22/7 गुणा r और बराबर 44। ये आपके एक समीकरण प्राप्त हो चुकी है। मैंने क्या किया, दिया हुआ था परिधि 44 सेमी है, मैंने हिंदी में लिख दिया परिधि बराबर 44 सेमी, बराबर का चिन्ह लगा दिया। परिधि को हिंदी से हटा करके परिधि का गणितीय सूत्र लिख दिया 2πr, 44 का 44, उसकी इकाई हटा दी मैंने। तो 2 गुणा पाई के स्थान पे 22/7 गुणा r का r रख दिया, और 44 का 44। मैंने r को यही रखना है लेफ्ट हैंड की तरफ से। 22 और 2 क्योंकि अंश में पड़े हैं, 7 हर में पड़ा हुआ है, इसे पक्षांतरण करना भी कहते हैं। 44 राइट हैंड में पड़ा हुआ है,
तो 22 और 2 है वो भाग में आ जाएंगे, गुणा में वो भाग में चला जाएगा, और 7 क्योंकि बटे में था, भाग में था, अंश में चला जाएगा, गुणा में चला जाएगा। तो याद रखें, जब पक्षांतर करते हैं जो पद गुणा में होते हैं वो भाग में चले जाते हैं, और जो पद भाग में होते हैं वो गुणा में चले जाते हैं। आपको पता होगा ये राइट हैंड है 44 और ये इतने वाला लेफ्ट हैंड है। तो आर का मान बराबर हो गया 44 गुणा 7 बटे 2 गुणा 22। 22 का पारा आता होगा 22 गुणित 44 और 2 से 2 काट दिया। आर का मान 7 इकाई लगाना में उन्हें सेमी होगा। ये आपकी हो गया। उसके बाद हमने क्षेत्रफल निकाला था, वर्ग का क्षेत्रफल निकाला था। वर्ग का क्षेत्रफल था, हमने जो किया था सवाल 154 सेमी स्क्वायर है, तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और त्रिज्या ज्ञात करनी है। सवाल नया बना दिया मैंने। वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेमी स्क्वायर है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैंने कहा क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल को हिंदी में लिखते हैं क्षेत्रफल बराबर 154 सेमी स्क्वायर। क्षेत्रफल को हटा दें, गणित लिखते हैं। गणित में क्षेत्रफल का सूत्र क्या था, पाई आर स्क्वायर था, बराबर 154। मैंने मान रख दो, पाई के स्थान पे जो बोले वो मान रख देना, 22/7 या 3.14 आर स्क्वायर बराबर 154। ये मैंने 22/7 रख दिया। अब ये पद अंश में है, ये हर में, अर्थात ये गुणा में, ये भाग में। तो आर स्क्वायर यही रखना है। राइट हैंड में 154 पड़ा हुआ है, उसको सेम टू सेम लिखना है। लेफ्ट हैंड से 22/7 को उठा करके राइट हैंड की तरफ ले जाएंगे, तो 22 जो कि गुणा में था वो तो भाग में चला जाएगा, और 7 जो भाग में था वो गुणा में चला जाएगा। और 22 का पारा यदि आता है तो 22 से कम 22, 22 7 154, 7 को 7 से गुणा कर ले, तो आर स्क्वायर बराबर 49, और आर बराबर घात हटाएंगे, अगली संख्या वर्गमूल में चली जाएगी। वर्गमूल 49, और 49 का वर्गमूल 7 होता है, सेमी लगा दें। याद रखें, वर्ग हटाएंगे, मेरी भाषा है, वर्ग हटाएंगे तो राइट हैंड वाला पक्ष या लेफ्ट हैंड वाला पक्ष वर्गमूल में हो जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा, वर्गमूल लगा दें। अर्थात वर्ग मानी घात 2 हटाई, घात 2 हटाई, तो अगली संख्या वर्गमूल में चलेगी, अर्थात घात 1/2 में चलेगी। तो आर का मान 7 सेमी प्राप्त हो चुका है। इसके बाद आपके अभ्यास माला के मैं छोटे छोटे 5-7 प्रश्न ले रहा हूं, और शायद कल के लेसन में अपना ये सारा कंप्लीट हो जाए। एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली नंबर अपनी 15.1 है, आसान सी है। पहला सवाल मैं पढ़ रहा हूं। केवल एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं उदाहरण ले चुका हूं। एक वृत्त की परिधि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, अभी उदाहरण ले चुका हूं, मैंने संख्या चेंज कर दी है। अगला जो सवाल है वो बता रहा हूं। एक अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या, अर्धवर्ताकार प्लॉट की त्रिज्या 21 मीटर है। 21 मीटर है। इसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात करो। इसका क्षेत्रफल एवं परिमाप ज्ञात करना है, एवं परिमाप ज्ञात करना है। परिमाप को परिधि कहते हैं। मैंने आपको बोला था परिमाप को परिधि भी कहते हैं। परिधि वर्त के लिए प्रयोग में होती है, और परिमाप। अब आपको दिया हुआ क्या बोले, तो सबसे पहले आर बराबर 21 मीटर, सॉरी आर बराबर 21 मीटर। आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धवर्त का क्षेत्रफल की हिंदी लिख दो। अर्धवर्त का क्षेत्रफल, इस तरफ हिंदी लिखते हैं, उस तरफ गणित लिखते हैं। और अर्धवर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बटे 2 होता है। पाई आर स्क्वायर बटे 2। पाई के स्थान पे बोला कुछ नहीं है, 22/7 रखते हैं, और गुणा आर के स्थान पर 21 मीटर लिखते हैं। 21 का स्क्वायर और बटे में 2 बनाते हैं। 22/7, 21 को 2 बार गुणा करते हैं। जितनी घात होती है उतनी बार गुणा हो जाता है। 21 गुणा 21 और गुणा में 2, यहाँ गुणा लगा सकते हैं। 7 काट दें, 7 ये 21 और 3 को 11 से काटना है। ये सब गुणा कर ले। 11 को 3 से गुणा कर ले, 11 3 33 और गुणा 21। 33 को 21 से गुणा कर सकते हैं। 21 थी 63 और 21 थी 63, गुणा करके आप लिख दें। अर्थात 693
सेमी की घात यानी मीटर की घात, सॉरी मीटर की घात 2। मैंने कहा क्षेत्रफल की इकाई घात 2 होती है, चाहे मीटर हो चाहे सेंटीमीटर हो। एक बात तो ये होगी, इसका परिणाम आपको मिल चुका है। इसके बाद परिणाम, अर्धवृत्त का परिमाप मैंने पहले भी कहा था, इंपॉर्टेंट है। अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, अर्धवृत्त का परिमाप या परिधि, और ये था पाई आर प्लस 2r, पाई आर प्लस 2r। केवल मान रखने हैं, आर का मान आपके पास है, पाई का मान भी आपके पास है, आर का मान था 21 और प्लस 2 गुणा है 2 और आर के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ है गुणा, 2 गुणा 21। इसको हल करें, पहले गुणा हल करेंगे, इसको काट सकते हैं 22 भाग में, भाग कर लें 22 को 3 से गुणा कर लें, 22 66 प्लस 21 42। ध्यान रखें, पहले भाग हल करेंगे, उसके बाद गुणा हल करेंगे, उसके बाद जोड़ और घटाव हल करेंगे। इन दोनों को जोड़ लेना और आगे इकाई लगा देना मीटर, केवल मीटर, क्योंकि परिधि की इकाई केवल बिना घात वाली यानी एक घात वाली यूनिट होती है, इकाई होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बहुत अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा एक उदाहरण नंबर बता रहा हूं वो भी है, क्वेश्चन नंबर 4 जैसा एक उदाहरण भी है, उस उदाहरण को भी देख लेना। शायद ये उदाहरण नंबर 3 है, ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा उदाहरण नंबर 3 भी है, ये भी देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए भैया। क्वेश्चन नंबर 4 है, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया, स्कूटर का पहिया, एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, 88 मीटर दूरी तय करता है, दूरी तय करता है, दूरी तय करता है। तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए 100 चक्कर में हमें पता है, एक चक्कर में मैंने आपको बताया था, एक चक्कर में तय दूरी को परिधि कहते हैं। एक चक्कर में तय दूरी परिधि कहलाती है। परिधि की परिभाषा भी बताई थी, मैंने बताया था कि चलायमान बिंदु द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी को परिधि कहते हैं। और परिधि का जो सूत्र है वो 2 पाई आर होता है, यानी 2 पाई आर होता है। लेकिन यहाँ तो कितने चक्कर है, 100 चक्कर है, तो 100 चक्कर में कितना दूर जाता है, एक एक ही नियम लगा दें। 100 चक्रों में तय दूरी, 100 चक्रों में तय दूरी बराबर 88 मीटर, ये दे रखा है क्वेश्चन। एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी बराबर, क्योंकि एक कम है, कम का पूछा जाए तो भाग कर देंगे, 88 भाग यानी बटा 100 यहां लगा देंगे। अब क्योंकि पहिया जो स्कूटर का है वो मीटरों में उसकी त्रिज्या होती नहीं, सेंटीमीटरों में होती है, इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में बदल लें, 88/100 और गुणा में 100 करते हैं। इस मीटर को सेंटीमीटर में हमने बदल दिया, अर्थात 88 सेंटीमीटर, 100 से 100 काटते हैं और यहां लगा दें सेमी, क्योंकि एक मीटर में 100 सेमी होते हैं। अर्थात कितना आ गया, 88 सेमी। एक चक्कर में तय दूरी 88 सेमी, हिंदी में फिर से लिख रहा हूं, एक चक्कर में तय दूरी बराबर 88 सेमी। अब एक चक्कर में तय दूरी को परिधि कहते हैं, अर्थात ये परिधि दी हुई है, अर्थात परिधि दी हुई है तो हम यहां कर देते हैं। तो परिधि कितनी आई, 88 सेमी आई। परिधि की हिंदी हटा दें, गणित लिखते हैं, 2 पाई आर बराबर 88 और मान रख दें 2 गुणा 22/7 गुणा आर बराबर 88। पक्षांतरण कर लें, आर बराबर गुणा में उसको भाग में भेज दें और भाग में उसको गुणा में भेज दें, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, यही कर रहा हूं, जगह की थोड़ी कमी है। आर बराबर 88 भाग 88/2 गुणा 22 गुणा 7, 88 भाग 2 गुणा 22 और गुणा ऊपर 7। 22 का पाड़ा आता होगा 2200 के 88 और 2 का पाड़ा भी 2 2 4। आर बराबर 7 को 2 से गुणा करो 14 सेमी, अर्थात पहिए की त्रिज्या 14 सेमी हो जाएगी। आज इतना ही, धन्यवाद।